दोस्तों, रेड टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका या बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका कहां तक है और राजनीति को जाति कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की राजनीति में जाति की भूमिका। आखिर जाति आधारित राजनीति है क्या, इस पे हम लोग चर्चा किए थे और राजनीति में जाति की भूमिका से क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, और इसकी हम लोग समीक्षा और मूल्यांकन भी पिछला वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें समीक्षा मूल्यांकन के साथ साथ सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भी बताया हुआ है और साथ साथ आखिर जाति आधारित राजनीति क्या है उसको भी सही ढंग से समझाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार में जाति आधारित राजनीति या बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में जो जाति की भूमिका है मैं 4 चरण में बांट करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आजादी के पहले से 1967 ईस्वी तक बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1967 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक की जाति की भूमिका बिहार की राजनीति में। फिर 1990 ईस्वी से 2005 ईस्वी तक क्या जाति की भूमिका रही। इसी समय देखिएगा कि लालू प्रसाद की राजद जो हुई वो इसी समय फली फूली और इसी समय जाति को सबसे अधिक प्रभावित की। ठीक है, इसके बाद देखें 2006 ईस्वी से अब तक क्या भूमिका है राजनीति में जाति की। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले तो आजादी के पहले से 1967 ईस्वी तक क्या है आखिर राजनीति में जाति की भूमिका। आजादी के पहले से ही देखते हैं कि राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस दौर में होने वाला जो परिवर्तन था, होने वाले परिवर्तन और विशेष रूप से भूमि सुधार जो अधिनियम आया उससे सवर्णों की जो गोलबंदी और राजनीति थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसी समय देखिएगा कि भूमि सुधार ने नए भूस्वामी वर्ग को जन्म दिया। जब भूमि सुधार हुआ तो एक नए भूस्वामी वर्ग जन्म हुए। यही नए भूस्वामी वर्ग के रूप में यादव और कुर्मी का उदय हुआ। यादव और कुर्मी इसी समय उदय हुआ और इन्हीं के समय देख सकते हैं इनका वर्चस्व यानी सवर्णों का वर्चस्व को चुनौती ये देने लगे और इसी के साथ जो जातिगत गोलबंदी हुई वो तेजी से फली फूली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चरण में मेन हो गया कि जो भूमि सुधार जो कानून लागू हुआ, भूमि सुधार कानून के कारण नए भू एक स्वामी का उदय हुआ और भूस्वामी के रूप में यादव और कुर्मी के रूप में 2 जाति गोलबंद हुए और दोनों जाति मध्यवर्ती वर्ग के थे। यही मध्यवर्ती जाति मिलकर के पूरे जाति राजनीति में जाति को संचालित करने लगे और एक तरह समझिए कि गोलबंदी का तेजी से आगे प्रस्फुटित होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण में हम लोग देखते हैं 1967 से 1989 ईस्वी में। इसी समय केंद्र में लोहियावादी समाजवादी राजनीति की शुरुआत होती है। लोहियावादी जो समाजवादी राजनीति की शुरुआत होती है उसी से बिहार की कर्पूरी ठाकुर प्रभावित थे और यही कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में पिछड़ी जाति की राजनीति बिहार में शुरू की गई या पिछड़ी जाति की राजनीति की शुरुआत हुई और कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार में अगड़ों और पिछड़ों का नारा दिया। अगड़ों और पिछड़ों का नारा का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। इसी समय से जाति आधारित राजनीति की एक तरह से समझिए कि रील चल पड़ी। ठीक है, इसी समय फिर देखिएगा कि
जो बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति या बिहार को नेतृत्व करने वाला जो पिछड़ी जाति के थे, बीपी मंडल, हरिहर सिंह, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री जैसे नेताओं ने बिहार का नेतृत्व भी किया। तो इस समय कह सकते हैं कि जो जाति आधारित जो स्वर्णों की इस समय भूमिका थी, वो स्वर्णों की भूमिका बिल्कुल टूट गई और जो भी अगर पिछड़ जाति की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं से बिहार का नेतृत्व करने वाले अनेक पिछड़ तबके से ही आए और बिहार का नेतृत्व भी किया। नेक्स्ट देखिएगा, इसी समय फिर 1978 ईस्वी के नवंबर में 1978 ईस्वी के नवंबर में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की राजनीति खेला, आरक्षण की राजनीति किया था। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार जो स्वर्णों की राजनीति जो चलाई है, जो आरक्षण में 10% स्वर्णों को दिया गया है, तो ये स्वर्णों की राजनीति एक कर्पूरी ठाकुर द्वारा ही गोलबंद किया गया था। इस समय हम लोग देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर द्वारा महिलाओं के लिए भी, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। 3% आरक्षण का प्रावधान सभी वर्ग के महिलाओं के लिए किया गया। वहीं गरीब सवर्णों के लिए 3% का भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहां से एक तरह कह सकते हैं दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो गई। पिछड़ों वर्गों को 20% आरक्षण दिया गया, कुल मिलाकर के 26% आरक्षण का प्रावधान किया गया एक कर्पूरी ठाकुर द्वारा, जो देश के इतिहास में एक समझिए कि नई भूमिका और नया चीज था। पूरे भारत के इतिहास में ओबीसी को आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य साबित हुआ और एससी एसटी ओबीसी के साथ अपना वोट बैंक की राजनीति कर्पूरी ठाकुर ने खेल दिया और ओबीसी को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार ही बना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए 1967 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक की राजनीति में जाति की क्या भूमिका थी। तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पे आधारित है। मंडल आयोग के जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आने के बाद बिहार की भी राजनीति एक अलग मोड़ ली और इसी समय से देखिएगा अगड़ा एवं पिछड़ों की राजनीति गहराते चल गया। मंडल आयोग के जैसे ही रिपोर्ट आती है, अगड़े और पिछड़े की जो राजनीति है गहराता चल गया। फिर इसी के नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के पार्टी राजद ने की। इसी से 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी राजद, वही नेतृत्व किया और उनके ही नेतृत्व में फिर क्या हुआ कि पार्टी जाति आधारित राजनीति होते चल गई और जाति आधारित राजनीति ही यहाँ फलती फूलती चल गई। इसे स्वर्णों के विरुद्ध गोल बंद करने में एक तरह से सफलता पाई। लालू यादव की आक्रामक जो भाषा शैली थी, आक्रामक भाषा शैली के कारण लालू यादव जो पॉपुलर हो गए और इनके आक्रामक भाषा शैली के कारण ही जनता, जो भी जनता हुए, जनता मेन रूप से जो राजद हुआ, मुस्लिम और यादव को एक गोल बंद किया और मुस्लिम और यादव को गोल बंद करने के कारण ये राजद की जो पार्टी वो लगातार लगभग 15 साल यहाँ पे राज की और जाति आधारित राजनीति यहाँ पे फला फूला भी। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की यहाँ पे, और जब यहाँ पे हुआ कि स्वर्ण और पिछड़ी में, या हम कह सकते हैं कि स्वर्ण और बैकवर्ड में टकराव भी इस समय काफी देखा जाने लगा। स्वर्ण और पिछड़ों में टकराव के कारण जो यहाँ के कानून व्यवस्था हुआ, कानून व्यवस्था की जो समस्या हुई, समस्या उत्पन्न होने लगी और यही कानून व्यवस्था की समस्या फिर आगे जाकर के फिर देखिएगा कि इसी समय नक्सलवाद भी बहुत ज्यादा बिहार में फला फूला, सभी जगह नक्सलवाद से भी प्रभावित होने लगे लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे राजद मुस्लिम और यादव के गठजोड़ के बदौलत 2005 तक अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल रहा। मुस्लिम और जो यादव को गोल बंद करने अपने वर्चस्व को कायम रखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चरण देखेंगे 2006 से अब तक।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में है। 2006 से अब तक बहुत ज्यादा राजनीति में उठक पटक हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि इसी समय नीतीश सरकार आई। नीतीश सरकार जो एक तरह समझ में राजद के घोर विरोधी थी, अपने राजनीति को साधने के लिए और अपने गैर पासवान बोल सकते रामविलास पार्टी का जो लोजपा पार्टी हुआ, उससे गैर पासवान के कारण यहाँ पे गैर दलितों को गोलबंद करने के लिए नीतीश सरकार ने जीतन राम मांझी को अपना चेयर भी दे दिए, यानी मुख्यमंत्री का पद भी दे दिए, लेकिन वो उनका जो प्रयोग असफल रहा। फिर नीतीश जी ने क्या किया, राजद के साथ भी हाथ मिलाया, किंतु वो भी उनका असफल रह गया। फिर वर्तमान में वो भाजपा के साथ सरकार बनाने में सफल रहे और वर्तमान में भाजपा के साथ ही गठजोड़ है इनका। तो हम लोग समझते हैं 2006 ईस्वी से अब तक, तो 2006 ईस्वी से पिछड़ी जातियों और दलितों के हितों के अंतर विरोध को यूपी की तरह बिहार में भी देखा जा सकता है। यूपी में इस समय में गोलबंद किया गया था और इसी समय रामविलास पासवान की जो पार्टी लोजपा सामने आई। लोजपा सामने आई, इसी मुख्य धारा में जो हुआ दलितों में बिहार में सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण की जो प्रक्रिया था उसको अवरुद्ध किया लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने। इनका फायदा किनको मिला, इनका जो रामविलास पासवान ने गोलबंद किए, इसका फायदा नीतीश जी को मिला और नीतीश जी के जदयू को इसका फायदा मिला। ठीक है, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा सामने आई, दलितों के पक्ष में सामाजिक राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया तेज किया रामविलास पासवान ने, फायदा नीतीश जी को मिला, नीतीश जी को। और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संकल्पना प्रस्तुत कर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की संकल्पना नीतीश जी ने प्रस्तुत किया था और इसने इसकी संकल्पना प्रस्तुत कर राजद का जो जनाधार था, राजद के जनाधार को इन्होंने तोड़ा। राजद के जनाधार तोड़ने के फल साथ साथ महादलितों की जो संकल्पना लोजपा की थी, इसको भी इन्होंने तोड़ने में कामयाब हुआ और बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ आया और बिहार के कुर्सी पे ये बैठे भी। ठीक है, कि वो लिंग आधारित राजनीति की नीतीश सरकार ने नींव डाली। इसी समय लिंग आधारित राजनीति, इसमें लिंग आधारित महिलाओं को 35% आरक्षण या कहें पंचायतों में 50% आरक्षण दे करके लिंग आधारित एक अलग राजनीतिक इन्होंने शुरुआत की। और एक तरह से समझ के सकते हैं हम लोग की जो जाति आधारित राजनीति थी उससे ऊपर कहीं न कहीं उठ करके एक लिंग आधारित राजनीति की पहली बार एक प्रयोग भी किया गया, जो जाति को गोलबंद नहीं कर करके विकास और लिंग जो पिछड़ा अभी महिलाओं को यहाँ माना जाता है उस पे यहाँ फोकस किया जाए और ये चीज में वर्तमान यानी नीतीश सरकार सफल भी रहे। फिर हम लोग देख सकते हैं मुसलमानों में पसमानदा और गैर पसमानदा, पसमानदा और गैर पसमानदा दोनों में भेद करते हुए पसमानदा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में इन्होंने रखा। पसमानदा को गैर मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के भी जो वोट में था इन्होंने सेंध डाल दिया। यानी कहा जाता था पहले कि राजद जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी वो यादव और मुस्लिम के साथ गोलबंद कर करके अपने जो जीतते आ रही थी, मुस्लिमों के भी वोट बैंक में इन्होंने सेंध डाल दिया, महिलाओं के भी वोट बैंक में सेंध डाला, मुस्लिमों के भी वोट बैंक में पसमानदा और गैर पसमानदा में भेद करते हुए पसमानदा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। तो यहाँ पे भी इन्होंने सेंध किया। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं इसके बाद भाजपा से गठबंधन इनका टूट गया। भाजपा से गठबंधन इसी समय पे नीतीश जी का टूटता और इसी समय जीतन राम मांझी को बिहार की राजनीति में सबसे आगे कर करके यानी सीएम की कुर्सी पर जीतन राम मांझी बैठाते और जो रामविलास पासवान के दलितों का वोट बैंक था उसको गैर दलितों के वोट बैंक में इन्होंने अलग से बांटा और गैर
किंतु ये प्रयोग इनका उल्टा हो गया और जीतन राम मांझी खुद इनके खिलाफ और अपोजिशन में खड़ा हो गए। तो सभी राजनीति में सही कहा गया कि सभी जो दाव पेच होते हैं वो सफल नहीं होते हैं। और यहीं से फिर अभी वर्तमान में भी देखिएगा, जीतन राम मांझी को नीतीश जी ने सीएम का कुर्सी दिया था और आज के डेट में जीतन राम मांझी अपना एक अलग दल ही बना लिए और वो महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के साथ ही चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजद के साथ फिर इनके साथ गठबंधन टूटता है, भाजपा के साथ भी गठबंधन टूटता है और जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन टूटने के बाद फिर से नीतीश जी ने जो एक राजद इनके धूल विरोधी प्रतिनिधि थे, राजद के साथ फिर से इन्होंने हाथ मिलाया और फिर से ये 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। किंतु राजद के साथ भी इनकी गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और राजद के साथ भी गठबंधन फिर से टूट गए और फिर से नीतीश जी ने 6ठी बार फिर भाजपा के साथ मिलकर करके सीएम के कुर्सी पर बैठे और बिहार की राजनीति में एक अलग ये प्रयोग देखा गया। तो बिहार की राजनीति में जो जाति की आधारित है, जाति की आधारित शुरू से ही स्वतंत्रता के पहले से आज तक एक जाति आधारित राजनीति को साधने का प्रयास किया गया है और किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान जो सरकार है, हम कह सकते हैं कि विकास की राजनीति और एक अलग मोड़ ला दी है राजनीति में। जो जाति आधारित राजनीति था वो एक तरह से दबने लगा है और विकास की राजनीति ऊपर उठने लगा है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।